नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर देहरादून से है, जहां सरस्वती विद्या मंदिर और मांडूवाला के छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे, जहां विद्यालय परिवार ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ छात्रावास की नींव भी रखी। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को जहां एक ओर आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति, संस्कारों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व बोध की भावना को भी विकसित किया जा रहा है। विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय मात्र शिक्षा संस्थान नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की वो प्रयोगशालाएं हैं जहां पुस्तकों से अधिक चरित्र निर्माण और अंकों से अधिक संस्कार और सेवा भाव को महत्व दिया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, ये युग केवल तकनीकी का नहीं बल्कि आत्मबोध का भी युग है। अब हमें केवल अपने अतीत की गौरव गाथाओं का स्मरण नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपने कर्मों में और विचारों में उतारना है, जीवन में उतारना है। आज आवश्यकता है कि हम अपने ऋषियों की दृष्टि, अपने वीरों की तपस्या और अपनी संस्कृति की आत्मा को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि जब राष्ट्र अपने अतीत से शक्ति लेता है तभी वह भविष्य की ऊंचाइयों को छू पाता है, भविष्य को प्राप्त कर पाता है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, अभी हम सब के हाथों से हमारे विद्यालय की बहनों को यहाँ पर प्रोत्साहन करने का भी अवसर मिला। हाल ही के जो विद्यार्थियों ने हाल में संपन्न हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा है, उसमें 100% अंक प्राप्त किए हैं। मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए समस्त विद्यालय परिवार को बधाई देता हूं तथा जो सफल हुए हमारे भैया बहन हैं, उनको मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसमें शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महान सोच का परिणाम है। मुझे खुशी है कि हमारी प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और 141 पीएम श्री विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दी गई हैं। हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र और छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमने की है, जिससे कि ऐसे बच्चों को अन्य क्षेत्रों में जो विकास के, नवाचार के, अनुसंधान के, शोध के जो कार्य हो रहे हैं, उनको एक एक्सपोजर प्राप्त हो पाए। इसके अतिरिक्त आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाई योजना भी प्रारंभ की गई है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है और हमारा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात के मॉडल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में राज्य के लगभग 16,000 विद्यालय इस नवाचार से सफलतापूर्वक जुड़े जा चुके हैं और शीघ्र ही प्रदेश के
सभी निजी विद्यालयों को भी विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा, जिससे इन विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों तथा छात्रों की समस्त शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी एकीकृत प्रणाली के माध्यम से सरकार के पास उपलब्ध रहेगी। हम प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार जहां एक और प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। हमने पिछले दिनों राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे, जिसका एक अच्छा अनुभव हमारे देश भर के खिलाड़ी उत्तराखंड से लेकर गए थे। वहीं हमने 8 वर्ष की उम्र से प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन और किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की भी ऐतिहासिक शुरुआत। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हेमकुंड साहब के करीब 3 किलोमीटर के आस्था पथ से सेना की ओर से बर्फ जो है वो हटा ली गई है। अब सिर्फ 150 मीटर हिस्से में बर्फ हटाने का काम जो है वो बचा हुआ है। आपको बता दें, गोविंद घाट गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब तक रास्ता जो है वो सुचारू हो जाएगा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को 7 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया जाएगा। आपको बता दें, गोविंद घाट में फूल जो है वो पहुंच चुके हैं। हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से गोविंद घाट, ज्योति मठ, घांगरिया और हेमकुंड साहब गुरुद्वारे में भंडारे के लिए भी आगामी यानी आने वाले जून महीने के खाद्यान्न का भंडारण भी किया जाएगा। आपको बता दें, हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सोमवार से ही हेली टिकटों की बुकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। पहले दिन IRCTC की वेबसाइट पर 415 टिकटों की बुकिंग हुई। वहीं 22 जून तक यात्रा के लिए अभी काफी सीटें जो हैं वो खाली बताई जा रही हैं। आपको बता दें, हेमकुंड साहिब के कपाट जो हैं वो 25 मई को खुल रहे हैं। यात्रा के लिए IRCTC की वेबसाइट जो है वो दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन हेली टिकटों की बुकिंग जो है वो शुरू कर देती है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इसे लेकर 25 मई से 22 जून तक की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग स्लॉट भी खोल रखा है। अब रुक करते हैं अगली खबर के। उत्तराखंड के नगर निकायों को इस बार 16वें वित्त आयोग से 4,500 करोड़ से अधिक की ग्रांट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें, निकाय प्रतिनिधियों के अलावा सरकार ने भी मजबूती से अपना पक्ष आयोग के सामने रखा है। 15वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड के नगर निकायों को 4,181 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की सिफारिश की थी। उस समय राज्य में करीब 85 निकाय थे। आज निकायों की संख्या जो है वो बढ़कर 106 हो गई है। इन निकायों के सामने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता और अन्य पैमानों पर खड़ा उतरने की चुनौती भी है। खास बात यह भी है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या उन नगर निकायों की है जिनके अपने कमाई के साधन नहीं है। जो पुराने निकाय हैं उनके कमाई के साधन भी पर्याप्त नहीं है। ज्यादातर नगर निकाय केंद्र और राज्य से मिलने वाली ग्रांट पर ही निर्भर करते हैं। आपको बता दें, कूड़ा निस्तारण की सबसे बड़ी चुनौती भी है। देहरादून समेत कोई भी नगर निकाय अब तक इस चुनौती से पूरी तरह से पार भी नहीं पा सका है। कूड़े का ढेर और इसके निस्तारण पर खर्च लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं नगर निकायों के प्रतिनिधियों ने भी इसे प्रमुखता से मुद्दा बनाया है और इसी मुद्दे को उठाया है। आपको बता दें, 16वें वित्त आयोग से नगर निकायों को खास उम्मीद भी है। हालांकि कितनी राशि मिलेगी ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा प्रदेश भर के लोक कलाकारों के लिए रोजगार के बड़े साधन जो हैं वो खोले गए हैं। आपको बता दें, सभी 13 जिलों के कलाकारों के ऑडिशन सूचना विभाग में कराए जा रहे हैं ताकि उनको सूचना विभाग की पॉलिसी के आधार पर सूचीबद्ध यानी लिस्टेड किया जा सके। आपको बता दें कि 13 मई से गढ़वाल के सभी 7 जिलों के ऑडिशन जो है वो शुरू किए गए थे, जिनमें से तकरीबन 190 दलों ने अपने ऑडिशन और इंटरव्यू दिए। इसके बाद 26 मई से कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में ऑडिशन जो है वो शुरू किया जाएगा।
तो कलाकारों के लिए रोजगार के ये बड़े साधन उत्तराखंड में खोले जा रहे हैं। आपको बता दें अब तक तकरीबन 190 दलों ने ऑडिशन दे दिया है इस मामले में। अब बताया जा रहा है कि 26 मई से अन्य जितने भी जिले हैं वहां पे ऑडिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उसके लिए 3 वर्ष में हम लोग ऑडिशन लेते हैं पूरे उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, और जिसके ऑडिशन आजकल 13 तारीख से लगातार यहाँ देहरादून में चल रहे हैं गढ़वाल मंडल के, और 26 तारीख से हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के होंगे। गढ़वाल मंडल के जो ऑडिशन है वो लगभग 180-190 दल के आसपास में पार्टिसिपेट किया है। लोगों ने अपने यहाँ पे अपना साक्षात्कार दिया है जो उनके ऑडिशंस होते हैं उसके। इससे जहाँ एक और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का उद्देश्य है, जो ग्रामीण एरिया होता है उसके इन दलों के माध्यम से, नाट्य दल, सांस्कृतिक दलों के माध्यम से जो एक योजनाएं आम जन तक पहुँचती है, उसके साथ ही एक रोजगार का भी एक अच्छा माध्यम होता है। और हमें लगता है कि जब तक पूरे ऑडिशन होंगे तो लगभग शायद यदि जो सिलेक्शन होंगे तो 2 से 2.5 हज़ार कलाकारों को इसमें रोजगार प्राप्त हो सकेगा, और साथ ही जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, नीतियां हैं, वो जन जन। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नैनीताल से है, जहां जिला अधिकारी के निर्देशों पर बढ़ते अपराधों के बीच पुलिस ने बिना सत्यापन कर रहे बाहरी लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें देर शाम को पुलिस ने काला डुंगी में कई वार्डों में सत्यापन अभियान के तहत लोगों का सत्यापन किया। वहीं पुलिस और एसएसबी जवानों से नगर छावनी में बदल गया तो लोगों, किराएदारों और मकान मालिकों में इसे लेकर हड़कंप भी मच गया। आपको बता दें सत्यापन नहीं कराने पर सोमवार को कई मकान मालिकों को से जुर्माना भी वसूला गया था। तो काला डुंगी में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है बाहरी लोगों पर। इस दौरान शिकंजा जो कसा गया है। आपको बता दें मकान मालिकों में इसे लेकर हड़कंप भी मचा हुआ है। नैनीताल पुलिस द्वारा लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग बाहरी व्यक्ति जो है उनका सत्यापन कर रहे हैं। जिनका सत्यापन नहीं मिल रहा तो उनके विरुद्ध और उनके मकान मालिकों के विरुद्ध जो है हमारा जो पुलिस एक्ट के अंदर है उसको हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और लगातार भी हम सबको बता रहे हैं जितने भी जहाँ पे भी किराएदार रहते हैं कि आप थाने में आकर अपना सत्यापन अपने जहाँ से आप लोग आ रखे हैं वहाँ से अपना सत्यापन लेके आएँ और अपना थाने में सत्यापन कराएं। हमारा जो उद्देश्य है वो बाहरी व्यक्तियों को चिन्हित करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनका सत्यापन की कार्रवाई करानी है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद में लगा हुआ है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि एक कार्य योजना बनाई गई थी जिसमें स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और 3100 मीटर में मरम्मत का काम जो है वो करना था, जिसमें से 2850 किलोमीटर के करीब जो है वो मरम्मत किया जा चुका है। यानी 86% काम जो है वो हो चुके हैं और आने वाले 3 दिनों में सड़कों की मरम्मत कर उन्हें गड्ढा मुक्त बना दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो गड्ढों मुक्त सड़क बनाने की कवायद है वो काफी तेज कर दी गई है। 86% जो काम हुआ है उसमें और भी काम जो बाकी है उसे आने वाले 2-3 दिनों में कर लिया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। वो कार्य योजना बनाई थी पीडब्ल्यूडी की, वो हमारे स्टेट हाईवे, एमटीआर, ओडीआर और नेशनल हाईवे की कार्य योजना हमने तैयार करी थी। 3100 किलोमीटर करीब हमारे इसमें हमको पैच रिपेयर करना था और कल तक की जो प्रगति है उसमें 2850 किलोमीटर हमने पैच रिपेयर कर दिया है। मोटा मोटा 86% हमने पैच रिपेयर कर दिया है। आज की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिगर हमारी जो है 90 to 93% हो जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां अब उत्तराखंड के मदरसों में छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सिलेबस में शामिल किया जाएगा और छात्र सैन्य पराक्रम की गाथा पढ़ेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि उत्तराखंड में 451 मदरसे जो है वो पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से करीब 50,000 बच्चे जो है पढ़ते हैं। वहीं इसे लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमुन कासमी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें बोर्ड अध्यक्ष कासमी ने शिक्षाविदों
और बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में रविवार शाम केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ही इस बात का ऐलान किया गया कि अब मदरसों में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री को बधाई भी दी। वहीं मुलाकात के बाद कासमी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर से हमारे सशस्त्र बलों ने बेजोड़ शौर्य का परिचय दिया है। देश की जनता ने भी एकजुटता के साथ सेना के शौर्य को सलाम किया है। मदरसों के बच्चों को भी सैनिकों के पराक्रम की जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो आपको बता दें, अब मदरसों में भी ऑपरेशन सिंदूर के पाठ्यक्रम को जो है वो शामिल किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मदरसों में पढ़ाया जाएगा। इसकी जानकारी आपको बता दें मुफ्ती शमून कासमी ने दी। वो कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कोटद्वार से है, जहां देर रात एक भतीजे ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ताई ताऊ को लाठी डंडों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। आपको बता दें, मारपीट के दौरान ताई की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करीब रात 11:30 बजे कंदरिया खाल निवासी राहुल मेहरा ने पारिवारिक विवाद के चलते कोटद्वार निवासी नंदी देवी और उनके पति कृपाल मेहरा के साथ लाठी डंडों से बुरी तरह पीट डाला। मारपीट में दोनों पति पत्नी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घायलों को कोटद्वार अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां चिकित्सकों ने नंदी देवी को मृत घोषित कर दिया और पति को प्राथमिक उपचार के बाद आगे के मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। आपको बता दें, भतीजे ने ताई को जोरदार पीटा, जिसके बाद ताई की मौके पर ही मौत हो गई। रात में एक घटना हुई थी जिसमें बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की गई है। शायद कह रहे हैं कि लाठी डंडे से मारा गया है। तो जो महिलाएं थी वो तो मृत अवस्था में आई थी। उनकी पुलिस कार्रवाई चल रही है। आज पोस्टमार्टम होना है। जो बुजुर्ग आए थे उनको काफी चोट लगी हुई थी, काफी सीरियस हालत में थे। तो फर्स्ट एड देने के अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बहादुराबाद थाना क्षेत्र के सुमन नगर का है, जहां एक बार फिर से जंगली हाथी आबादी में पहुंच चुका है। वन्य जीवों के बढ़ते खतरे के बावजूद वन विभाग कोई भी उचित प्रबंध करने में विफल साबित हो रहा है। आपको बता दें, गनीमत ये रही कि हाथी आबादी में तो आया, मगर हाथी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हरिद्वार के सुमन नगर में एक जंगली हाथी जो है वो देर रात कॉलोनी की सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया। हाथी के आने पर लोगों में जो है वो दहशत का माहौल रहा और लोग घरों से ही हाथी की गतिविधियों पर निगाह बनाकर रख रहे थे, जबकि कुछ लोग सड़कों पर घूमकर हाथी का वीडियो भी बनाते हुए देखे गए। हाथी आने की सूचना वन विभाग को भी दी गई, लेकिन वन विभाग ने अब तक कोई स्थायी समाधान जो है वो नहीं निकाला है। बताया जा रहा है कि जंगल में भोजन की कमी और मानव अतिक्रमण के चलते हाथी भोजन की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसमें अधिक शोध और अनुसंधान को कैसे बढ़ावा मिले और आयुष चिकित्सा को आम जनमानस के बीच कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, इस पर योजना तैयार की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद और होम्योपैथी को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए शुरुआत में प्रदेश के 25 आयुष और वेलनेस सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने इस आयुष और वेलनेस सेंटर केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक समुचित प्लान बनाने का निर्देश भी दिया। राजधानी देहरादून में बीते दिन परीक्षा केंद्रों पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लैब असिस्टेंट की परीक्षा आयोजित की जा रही थी, लेकिन इस दौरान एफआरआई स्थित परीक्षा केंद्र में एक मुन्ना भाई होने की सूचना मिली। दरअसल जब अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जा रही थी, उसी दौरान
एक अभ्यर्थी के प्रिंट मैच नहीं हुए, जिसके बाद उससे पूछताछ में मालूम हुआ कि उसका नाम चंद्र है, जो सौरभ सिंह की जगह परीक्षा देने पहुंचा है। जिसके बाद पुलिस ने संबंधित नकल रोधी कानून के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन इसी दौरान 2 अन्य परीक्षा केंद्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने की बात जो है वो सामने आई, जिससे ऐसे 17 अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। महानगर रुड़की प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू रोड और पूर्व अध्यक्ष हरिओम गिरी द्वारा मन्नू जलवीर को फूलों का बुके देकर और शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि रुड़की गंग नहर किनारे झोपड़ी में रहने वाला मोनू जलवीर गंग नहर में डूब रहे अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचा चुका है। अभी बीते दिनों भी सीबीएसई परीक्षा में फेल होने पर एक युवती ने नहर में आत्महत्या के इरादे से नहर में छलांग लगा दी थी, जिसको मोनू जलवीर ने अपनी जान पर खेलकर बड़ी मशक्कत के बाद युवती की जान बचाई थी, जिस पर हरिद्वार एसएसपी द्वारा मोनू जलेबी को सम्मानित किया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वार्ड 10 और ढोबावाला में कालीदास रोड स्थित इंद्र विहार में 1,88,00,000 रुपए की लागत से नलकूप निर्माण और तत्सम संबंधी कार्यालय का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इंद्र विहार और निकटवर्ती क्षेत्र में लंबे समय से जल संकट की समस्या सामने आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस नलकूप का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये नलकूप निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ किया गया। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।